बाबा प्रणाम। आओ बालक, बाबा जी के गुरुकुल में कैसे आना हुआ? बाबा जी, ये डेमोक्रेसी क्या भला है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तो आओ, आज जानते हैं डेमोक्रेसी क्या होती है, इसके क्या फीचर्स हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो जैसा कि तुम जानते हो, हमारी इस दुनिया में 195 कंट्रीज हैं और इन कंट्रीज को चलाने के लिए जरूरत होती है एक सरकार की, बोले तो गवर्नमेंट। अब बच्चों, सरकार होती है दो प्रकार की। पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और दूसरी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ऐसी सरकार, बोले तो गवर्नमेंट, जो देश की जनता के द्वारा चुनी जाए कहलाती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और उस देश की व्यवस्था को हम कहेंगे डेमोक्रेसी। अगर इसको परिभाषित किया जाए, माफ करना, थोड़ा हिंदी में हम बह जाते हैं। हाँ, तो इसको डिफाइन किया जाए, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। अब बात करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। सो इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, people do not elect their rulers and have no right in decision making। अगर इसको हम आसान भाषा में समझें, तो ऐसी सरकार जहां पर नागरिकों को कोई राइट्स नहीं होंगे, लीडर बोले तो रूलर को चुनने का, उसको हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे। आओ, इसको समझने के लिए चलते हैं म्यांमार की सैर पर, जिसको हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ 1962 से आर्मी रूल कर रही थी। मतलब आर्मी को जो लीड करता वो ही देश चलाता। ऐसे ही एक तानाशाह हुए, बोले तो डिक्टेटर, चिली में, ऑगस्टो पिनोशे नाम के। इन्होंने 1973 में मिलिट्री कूप करके चिली की सत्ता को हथिया लिया और फिर 1990 के दशक तक ये वहां की सत्ता पर काबिज रहे, जनता के भारी विरोध के बावजूद। ऐसे ही एक और व्यवस्था आती है जिसका नाम है राजशाही। दूसरे शब्दों में कहे तो मोनार्की सिस्टम। देखो, पुराने जमाने में किसी राजा की मृत्यु होने के बाद उसके बेटे को वहां का नया राजा घोषित कर दिया जाता था। ऐसा ही सिस्टम अभी भी कुछ देशों में अपनाया जाता है। ओमान में यहाँ पर भी ऐसे ही राजा, या हम कहें तो किंग रूल करते हैं। उन्हें भी वहां की जनता के द्वारा चुना नहीं जाता है, बल्कि राज परिवार में पैदा होने के कारण वहां पर वो शासन चला रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था को भी हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि यहां भी कोई अपना रूलर अपने आप से नहीं चुन सकता है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या हर वो गवर्नमेंट जो इलेक्शन करवाती है वो डेमोक्रेटिक है? बिल्कुल नहीं। इसको समझने के लिए हमें डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी का पहला फीचर कहता है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब जिन लोगों को जनता चुने वही देश के लिए रूल्स और पॉलिसी बनाए, लेकिन बहुत से देशों में ऐसा नहीं हो पाता है। अब इसको समझने के लिए चलते हैं फिर से अपने एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान सैर पर। यहाँ 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री coup करके पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को हटा दिया और 2002 में अपने आप को एक रेफरेंडम के थ्रू प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। नाउ इस रेफरेंडम में बहुत सारे फ्रॉड और मैल प्रैक्टिस हुई थी, जिसके कारण नतीजे जनरल परवेज मुशर्रफ के फेवर में आए। इन्होंने 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, जिसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट किसी भी नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता था। जितने भी कैबिनेट थे, उनका सभी काम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देखती थी, जिसका पूरा कंट्रोल मुशर्रफ के पास था। तो इन सब का नतीजा ये हुआ कि जो लोग इलेक्ट होकर आते वो कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि पावर मुशर्रफ के पास थी और उसके ऑर्डर के बिना देश में
कुछ नहीं हो सकता था। तो इसलिए डेमोक्रेसी में ज़रूरी है जो लोग इलेक्ट हुए उन्हीं के पास पावर हो लॉज़ बनाने की, कोई और उन्हें कंट्रोल ना करे। खैर, पाकिस्तान की क्या बात करें, वह तो अभी भी एक तरह से मिलिट्री के हाथों ही चल रहा है। अब बात करते हैं एक और पड़ोसी देश की, चाइना की। चाइना में हर 5 साल में पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होता है। उनकी पार्लियामेंट को हम नेशनल पीपल कांग्रेस कहते हैं और पार्लियामेंट के पास पावर है चाइना के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की। अब इनके पार्लियामेंट में 3000 लोग इलेक्शन के थ्रू आते हैं चाइना के अलग-अलग जगह से। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर इलेक्शन लड़ ले। इलेक्शन वही लड़ सकता है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या इसके अलाइज का मेंबर हो। ऐसा होने पर ही वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो ऐसे में जब भी सरकार बनती है, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। तो इससे हमें यह समझ में आया कि चाइना में भी डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वहां भी जनता को रूलिंग पार्टी का ही कैंडिडेट आखिर में चुनना होगा। तो यह फेयर इलेक्शन नहीं है और यहाँ से ही डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर मिलता है। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब जनता डिसाइड करे कि वो किसको वोट दे रही है और उस वोट से यह पॉसिबल हो कि जो रूल कर रहा है उनकी जगह कोई दूसरी पार्टी पावर में आए। चलो अब बात करते हैं डेमोक्रेसी के थर्ड फीचर की। इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। मतलब डेमोक्रेसी में हर एक इंसान को वोट करने का अधिकार हो और हर इंसान की वोट की वैल्यू एक हो, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे देश हैं जहां इनको फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे एस्टोनिया में जो लोग रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उन्हें वोट कास्ट करने में बहुत सी डिफिकल्टीज आती हैं। और फिजी में तो अलग ही व्यवस्था है। जो लोग ओरिजिनल फिजी के हैं, उनकी वोट की वैल्यू कंपेयर टू जो लोग बाहर से फिजी में आए हैं, उनकी वोट की वैल्यू के ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ 1980 में और तब से जानु पीएफ पार्टी रूल कर रही थी। तो इस पार्टी का जिम्बाब्वे की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था और इनका जो लीडर था रॉबर्ट मुगाबे, उसको जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन मुगाबे ने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके अपने आप को पावर दे दी। उसने स्ट्राइक्स को इलीगल कर दिया, रेडियो और टेलीविजन को अपने कंट्रोल में ले लिया। जो सरकार चाहे वो ही ब्रॉडकास्ट होता था और पूरी की पूरी न्याय प्रणाली भी अपने हाथ में ले ली। तो इससे हमें डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर मिलता है, जो कहता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉज एंड सिटीजन राइट। मतलब कोई भी सरकार एक लिमिट में काम करे और उसे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक चीजें चेंज करना अलाउ ना हो, जिससे लोगों के राइट्स वायलेट ना हो, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच वगैरह वगैरह। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन, डिफाइन डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स, और मुझे इन सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आशा करता हूं अब तुम्हें डेमोक्रेसी के बारे में सब समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं हिमालय पर ध्यान लगाने। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक तुम भी एक छोटा सा ब्रेक ले लो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।